प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया। आज उन्होंने जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन किया। सभी डिटेल लेते हैं। हमारे अहमदाबाद से संवाददाता मनीष देसाई हमसे जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने दो बड़ी चीज़ें जो है गुजरात को सौंपी हैं, क्या डिटेल है? बिल्कुल, देखिए, कल शाम से प्रधानमंत्री जब से गुजरात में आए, वैसे तो ये इनका होम टाउन है और यहाँ आना उनका बनता है और लगातार वो आते रहते हैं, लेकिन अभी के दिनों में जो जिस तरह की इनकी गतिविधि बढ़ रही है, स्वाभाविक है कि गुजरात में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। कल शाम से जो वो जब आए थे, ये वहाँ कंट्रोल रूम गांधीनगर में बनाया गया है शिक्षा को लेके, उसकी उन्होंने मुलाकात की थी। करीब 2 घंटे वहां पर बिताए थे। आज सुबह उन्होंने बनास डेयरी का एक संकुल है, बड़ा सा प्लांट बनाया है। वहां पर चीज, दूध जैसे उत्पादन तो बनेंगे ही अमूल की तरफ से। इसके अलावा पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया और काफी बड़ा प्लांट है। इसके अलावा अगर बात करें तो वो जामनगर गए थे। जामनगर आयुर्वेदिक एक तरह से कहे कि पुराना सिटी रहा है आयुर्वेद का, वहां पर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और वहीं पर एक पारंपरिक जो दवाइयां है, आयुर्वेदिक दवाइयां, हर्बल दवाइयां, उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है और उसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी शाम को एयरपोर्ट से लेके गांधीनगर तक जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहां पर आए हुए हैं, उनके साथ एक रोड शो का आयोजन किया गया है। हालांकि ये रोड शो अनप्लान्ड था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी यहीं पर है और गुजरात बीजेपी ने पूरा आयोजन किया है और एक रोड शो का आयोजन किया है। कल सुबह महात्मा मंदिर में आयुष मंत्रालय का एक इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट है, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और दोपहर के बाद करीब 3:30 बजे दाहोद, जो कि ट्राइबल एरिया है, वहां पर आदि जाति सम्मेलन करेंगे। मतलब 3 दिन का पूरा कार्यक्रम जो है उनका एक तरह से कहे कि भरा भरा है और कल शाम को वो दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम अपडेट्स के लिए। तो प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा खासा अहम, जैसा कि मनीष ने आपको बताया। गुजरात में चुनाव होने हैं इसी साल, इस लिहाज से, और जिस बनास डेयरी प्रोजेक्ट की बात मनीष कर रहे थे उसका जायजा भी उन्होंने लिया है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। दियोदर में बना ये मिल्क प्लांट देश के सबसे बड़े दूध उत्पादक मंडल अमूल का नया कदम है। ये रोजाना 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने वाला देश का सबसे बड़ा प्लांट है। इसी प्लांट से जुड़ी और एक यूनिट है पोटैटो प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलू के प्रोडक्ट्स देने वाला ये प्लांट विदेशी कंपनियों को टक्कर देगा। भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरे गाय, मैदानी भैंस और यहाँ के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। उत्तर गुजरात के दियोदर में 151 बीघा जमीन पर बना ये प्लांट कुल 610 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें दूध, दही, चीज, घी जैसे उत्पाद तो होंगे ही, आलू के फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की, आलू चीज शॉट्स जैसे प्रोडक्ट भी बनेंगे। साथ ही अगले कुछ महीनों में आलू के ड्राई पाउडर का उत्पादन भी शुरू होगा। अभी फ्रोजन आइटम है। स्टार्टिंग में एक आलू टिक्की है, फ्रेंच फ्राइज और एक बर्गर पेटीज, आलू टिक्की, ये चार चीज़ अभी है। बाद में हम उनका पाउडर भी बना रहे हैं। ये भी हमने किया है और उनमें सफलता मिली है कि अगर किसी को सब्जी बनाई, या तो गोटा बनाना है या तो कुछ भी करना है अलग अलग, तो रेडीमेड पाउडर यहाँ से हम देंगे पोटैटो को। वो ड्राई किया और सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया का ध्येय है, उसी दिशा में अमूल का ये कदम है। दूध और दूध के उत्पादों की दिशा में तो वो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन पोटैटो और पोटैटो प्रोडक्ट्स की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके कारण मल्टीनेशनल कंपनियों को अमूल से सीधा कंपटीशन मिलने वाला है। मनीष देसाई।
गर्मी का पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, बिजली की मांग भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। इधर कोयले की कमी की खबर भी आ रही है। 12 राज्यों में बिजली संकट की चेतावनी दी गई है। क्या है संकट और पावर सेक्टर कितना पावरफुल है, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, बताएं क्या पावर सिचुएशन है अभी। मार्च में बिजली की जो मांग है वो करीब करीब 2.5% बढ़ी है YoY बेसिस पर। पिछले साल ये आंकड़ा और बढ़ा था, तो एक हाई बेस के बावजूद यहां पर जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो कि इंडिया का मेजर पावर जो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कैपेसिटीज भी 5 साल के हायर लेवल के आसपास वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 67.9 68% या 70% की रेंज में कहीं पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं। देश में जो कुल कोल की इन्वेंट्री है वो रफली 85 मिलियन टन के आसपास की है, जिसमें 67 मिलियन टन जो है वो अकेला कोल इंडिया संभालता है और बाकी जो है वो करीब करीब अदर कंपनीज के पास है। तो कोल की सप्लाईज का ये अभी का स्टेटस है, जिसमें माना जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा और शॉर्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा कोल की जो पावर की जो डिमांड है वो अपनी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और माना जा रहा है कि जुलाई तक आते आते या जून तक आते आते वो पीक की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगी। पिछली बार भी वो पीक जो है वो कहीं जून जुलाई के आसपास बनती है, फिर सितंबर के आसपास दूसरी बार पीक बनता है। डिस्कॉम्स का जो बकाया है वो भी बढ़ा है, करीब करीब 49% बढ़कर 1,03,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये कुछ हाईलाइट हैं जो कि सेक्टर में अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा इन हाइलाइट्स के अलावा आपको सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो दिखेगा वो ये कि किस तरह से पावर की डिमांड आ रही है। डिमांड वाइज अगर कुछ स्टेट्स की बात करें तो ऑलरेडी ये बात कह दी गई है 12 राज्यों की तरफ से कि पावर का जो क्राइसिस है वो आ सकता है, जिसमें पावर रेगुलेटर या पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की तरफ से ये एक अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल में 38 साल के शिखर पर पावर की डिमांड ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मार्च का आंकड़ा था 2.5% की ग्रोथ और अप्रैल में अब तक 38 साल के हाई पर ऑलरेडी पावर की डिमांड पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ऑलरेडी क्राइसिस दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र आपको बता दें कि सबसे बड़ा पावर का कंज्यूमर है, जहां पर ऑलरेडी डिमांड में एक क्राइसिस की बातचीत उठनी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया सुमित। तो ये है पावर सेक्टर का एक ओवरऑल सिनारियो हाइलाइट्स। लेकिन पावर कंपनियां क्या सोच रही हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीर बन रही है। CEO एंड MD टाटा पावर प्रवीर सिन्हा से CNBC आवाज ने इस पे खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने की वजह से पावर की खपत जो है वो बढ़ी है। और इस बार समर बहुत जल्दी आ गया। नॉर्मली इस तरह की गर्मी हम मई जून में जो देखते थे, इस बार हमें लास्ट वीक ऑफ मार्च से ही ये गर्मी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ गया है, हमारे ऑफिसेज सब खुले हैं, कमर्शियल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। So because of all this, the demand has gone up many more times than the normal growth that would have happened. और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में गिरावट रुक नहीं रही है। आज बाजार में शुरुआती तेजी थी, लेकिन आखिरी घंटे में सब हवा हो गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। निफ्टी 17,000 के नीचे बंद हुआ। बाकी एक्शन समझते हैं यतीन से। यतीन, बताइए आज कहाँ सबसे ज्यादा खरीद बिक्री हुई है, एक्शन सबसे ज्यादा कहाँ रहा? देखिए, अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें, क्योंकि वहां लिस्ट बहुत लंबी थी, HDFC ट्विंस का तो नाम रहेगा ही, क्योंकि HDFC की अगर हम बात करें तो लगभग 4% नीचे वहां आपको सेल फ्लोज दिखेंगे और HDFC लिमिटेड में भी लगभग 5.5% की कटौती दिखेगी। इसके अलावा इन्फोसिस और ITC जैसे हैवी वेट्स में भी आज बिकवाली रही। गेनर्स की लिस्ट में अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को काफी जबरदस्त सपोर्ट दिया, लगभग 3-3.25% का गेन यहां। कोल इंडिया, ICICI बैंक और IOC जैसे शेयर्स में भी आपको अच्छी खासी बाइंग दिखाई दी एंड ऑफ द डे भी। मिड कैप्स की बात करें तो काफी एक्शन वहां स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा था। MRPL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, गेल, ग्रेफाइट, शोभा जैसे स्टॉक्स में भी आपको हरा निशान दिखा। लेकिन अगर आप IT स्टॉक्स की बात करें तो वहां बिकवाली मिड कैप्स में काफी जबरदस्त थी। तो अगर हम देखें नतीजों के पहले LT इन्फोटेक में लगभग 7% का कट, माइंडट्री रिजल्ट्स के बाद लगभग 8% लुढ़का और जेंजार और इंटेलेक्ट जैसे IT स्टॉक्स में भी आपको 6 से 7% की गिरावट दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। और बाजार से जुड़ी एक और अहम खबर, कैंपस शू बनाने वाली कंपनी कैंपस एक्टिववेयर का अगले महीने IPO आ सकता है। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास इस IPO को लेकर?
देखिए, कैंपस एक्टिववेयर की बात की जाए तो जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि मई के महीने में इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है, और खास जानकारी ये है कि ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रहेगा। अगर कैंपस एक्टिववेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझे तो इसमें 78% से ज्यादा की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की है। इसके अलावा टीपीजी ग्रोथ का 17.19% और क्यूआरजी एंटरप्राइज का 3.86% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। ये जो जानकारी है ये कंपनी की तरफ से सबमिट कराई गई थी जब सेबी में उन्होंने अपना DRHP फाइल किया है। कंपनी काफी तेजी से एक्सपेंशन की ओर बढ़ रही है। अभी की बात की जाए तो कैंपस एक्टिववेयर का 17% स्पोर्ट्स फुटवेयर में दबदबा है, और अब आगे जल्दी हम देखेंगे कि जो किड्स और विमेन सेगमेंट है उसमें कंपनी एक्सपैंड करती हुई नजर आएगी। कंपनी के अगर हम पोर्टफोलियो को समझे इसके बिजनेस के हिसाब से तो पिछले 10 सालों में कैंपस एक्टिववेयर की जो CAGR है वो 25% रही है। इसके अलावा ऑनलाइन स्पेस में भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बीते 3 साल की बात करें तो इससे होने वाला जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो 20 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो कंपनी का दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के हिसाब से भी, और जल्द शेयर मार्केट में इसका आईपीओ भी आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए खतरा है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। IMF के मंच से क्रिप्टो को लेकर दुनिया को अलर्ट करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि क्रिप्टो का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों को क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेशन पर काम करना चाहिए। The biggest risk for all countries across the board will be on the money laundering aspect and also on the aspect of currency being used for financing terror. Regulation using technology is the only answer, but regulation using technology will have to be so adept and so nimble that it has to not be behind the curve but be sure that it is on the top of it, and that's not possible if any one country thinks that it can handle it. It has to be across the board. तो वित्त मंत्री अभी 10 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। डिटेल लेते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, बताएं, FM का दौरा खासा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और वहां से जो आज बयान आया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बहुत ही भारत के जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रुख है उसको दिखाता है। और वित्त मंत्री ने वहां पर साफ तौर पे IMF के मंच से कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से टेरर फाइनेंसिंग का एक जरिया बड़ा बन गया है। इसके लिए सरकार ने पहले से भी देश में कदम उठाया है और कई तरह के टैक्सेस भी लगाए हैं, 30% टैक्स लगाया है, लेकिन ये तभी संभव है, इस पर रोक तभी संभव है जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर काम करे, और वहां से मंच पर सभी दुनिया को इसके खतरे से आगाह भी किया। तो ये कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बातचीत थी। लेकिन उसके बाद वित्त मंत्री ने श्रीलंका के भी वित्त मंत्री से मुलाकात की, वहां पर इंडोनेशिया के वित्त मंत्री से मुलाकात की, श्रीलंका से खासतौर से जो वहां का आर्थिक संकट है उस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री का एक शाम को जो इवेंट था अटलांटिक काउंसिल में, वहां पर भारत के तमाम जो कोशिशें पोस्ट पेंडेमिक की गई हैं उसको लेकर उन्होंने कहा, और कहा कि कोविड जो रिकवरी हमने की है, इकोनॉमिक रिकवरी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक हमारा फोकस था, वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमने सरकार ने फोकस किया और हमने वहां से हमें इकोनॉमिक रिकवरी मिली। इसके अलावा उन्होंने जो सरकार के कई तरह के कार्यक्रम है उनका भी जिक्र किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस वक्त काफी अच्छी सेहत में है, मजबूत है, इसीलिए हमने कई सारे बैंकों को मर्ज करके एक मजबूत और बड़े बैंक की कोशिश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से कई तरह के और भी कदम जो उठाए गए हैं सरकार की तरफ से उसके बारे में जानकारी दी, और ये भी साफ तौर पे कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध इस वक्त बहुत ही बेहतर स्थिति में, इस वक्त हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर बिना किसी ज्यादा फॉर्मेलिटी के हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर भी वित्त मंत्री ने वहां पर अपना बयान दिया है। तो कुल मिलाकर ये दौरा आज काफी सक्सेसफुल दिख रहा है, और कल भी कई सारे एंगेजमेंट्स हैं, CEOs राउंड टेबल है वगैरह, लेकिन आज कई सारे बयान वित्त मंत्री का आए और काफी महत्वपूर्ण बयान आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। वित्त मंत्री का एक खास दौरा, 10 दिन के लगभग 10 दिन के दौरे पर अमेरिका में है वित्त मंत्री। बढ़ते आगे, IMF ने भारत का GDP ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का GDP ग्रोथ अनुमान घटाकर 8.2% कर दिया है,
जबकि FY24 के लिए ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.9% कर दिया है। IMF के मुताबिक FY23 में रिटेल महंगाई 6.1% रहने का अनुमान है, जबकि उसके अगले साल FY24 में रिटेल महंगाई के लिए 4.8% का अनुमान दिया गया है। IMF ने इस साल यानी FY23 के लिए ग्लोबल GDP ग्रोथ अनुमान घटाकर 3.6% कर दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। मार्च के महीने में नई नौकरियां यानी हायरिंग में तगड़ी ग्रोथ दर्ज की गई है। जॉब पोर्टल मॉन्स्टर के मुताबिक मार्च में साल दर साल 6% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो इस बात का साफ संकेत है कि जॉब मार्केट कोविड की मंदी से निकल चुका है। बाकी डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा के पास। चलते एक बार फिर से दीपाली, ये बताए कि मॉन्स्टर की ये जो रिपोर्ट है इसमें और क्या क्या खास बातें बताई गई हैं? देखिए, देश की जॉब मार्केट में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। जो मॉन्स्टर की लेटेस्ट हायरिंग रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले 2 साल से जब हमने देखा था कि पूरा जॉब सेक्टर कोविड की वजह से काफी बुरी तरह प्रभावित था, अब वहां पर पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खबर ये आ रही है कि जॉब ज्यादा से ज्यादा अब जनरेट होने लग गई हैं। अगर डिजिट वाइज इस ग्रोथ को देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की बात की जाए तो नौकरियां सबसे ज्यादा रही हैं और 6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। चेन्नई, मुंबई, कोयम्बटूर ये ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियों की डिमांड रही है। अगर सेक्टर वाइज पूरे जॉब मार्केट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है रिपोर्ट के मुताबिक वो BFSI और टेलीकॉम सेक्टर में है, जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स की बात करें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी शामिल है, इसमें भी अच्छी डिमांड नौकरियों के हिसाब से देखने को मिली है। वहीं टेक्नोलॉजी और HR ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पोस्टिंग अभी भी जारी है। अगर हम नई नौकरियों की बात करें तो एंट्री लेवल नौकरियों पर खास तौर पर फोकस देखने को मिला है, जिसमें 8% तक की ग्रोथ दर्ज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और जियो फाइबर के उपभोक्ताओं के लिए नया प्लान आ गया है। प्लान का नाम है एंटरटेनमेंट बोनांजा। इस प्लान की खास बात यह है कि ये जीरो एंट्री कॉस्ट के साथ आएगा, यानी आपको शुरुआत में कोई पैसा नहीं देना है। प्लान में आपको सेट टॉप बॉक्स और इंटरनेट होम गेटवे भी फ्री में मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कोई इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं ली जाएगी। इस प्लान में आपको कनेक्टिविटी चार्ज के तौर पर मंथली 399 रुपए देने होंगे। इसके अलावा सिर्फ 100 रुपए और देकर पूरा एंटरटेनमेंट पैक खरीदा जा सकता है, जिसमें 14 OTT प्लान एक्सेस किए जा सकते हैं। और रिलायंस ब्रांड्स ने बड़ी शॉपिंग की है। कंपनी ने लग्जरी फैशन ब्रांड अबू जानी संदीप खोसला में 51% हिस्सा खरीदा है। AJSK में इस वक्त 3 और लेबल हैं, जिसमें वेंडिंग और फॉर्मल वियर ASL, वुमेंस वियर लेबल गुलाबो और पुरुषों के लिए फैशन वियर लेबल मर्द। कंपनी के मुताबिक इस पार्टनरशिप के साथ भारत की छवि वर्ल्ड क्लास फैशन क्रिएटर के तौर पर बेहतर होगी। रिलायंस ब्रांड के इस वक्त देश में 680 स्टोर्स और 916 शॉप इन शॉप फॉर्मेट हैं। कंपनी ने अरमानी एक्सचेंज, वैली, बोटेगा वेनेटा, ब्रुक्स ब्रदर्स, बर्बेरी, कनाली, कोच, डीजल और ड्यून जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शामिल हैं। आपको बता दें कि ये दोनों खबरें रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास हिंसा के आरोपी असलम और अंसार की रिमांड की कॉपी है। दिल्ली पुलिस ने अंसार पर जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस मामले में एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जहांगीरपुरी हिंसा से ठीक पहले का है। इसमें दिख रहा है कि पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। पुलिस की शांति की अपील काम नहीं आई। हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 24 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। असलम और अंसार के अलावा कल सोनू शेख को भी गिरफ्तार किया गया था।
और अब बात अड्डा की। जहांगीरपुरी में हिंसा का मामला हो या लाउड स्पीकर से अजान पर घमासान, हिजाब बैन और हलाल मीट पर बैन जैसे मुद्दे से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्या हमारे समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है? आवाज अड्डा पर इसी पर करेंगे विशेष चर्चा बड़े पैनल के साथ शाम 7 बजे।